अनियन बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर आपके पास ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब एक ही टॉपिक से उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा OMO। अब ये OMO क्या है, आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों पता होने चाहिए। ये है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय RBI हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। डिस्कस द रैशनले बिहाइंड सच अ स्टेप व्हिच मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये जो RBI एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम का, ये क्यों इस्तेमाल करता है, किस तरीके से मनी सप्लाई को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारा जो RBI है वो यूज करता है। ये कौन सी पॉलिसी का पार्ट है, पहले तो मुझे ये बताओ। RBI की दो पॉलिसी होती है, वो तो उसके आगे का पार्ट है। हाँ, दो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, वहां पर उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के सोर्सेस से हम कंट्रोल करते हैं चीजों को। बट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आप मुझे बताइए क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? ये क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अब जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अगर ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हालांकि 3 to 4 मार्क्स में ही आएगा आपका ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा में नहीं आ सकता। हाँ, 6 नंबर में आया तो दो चीजें दे रखी होंगी। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द जनरल पब्लिक। जहां पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक के बीच में या फिर हम अपनी कैपिटल मार्केट के अंदर बाय और सेल किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर उन्होंने आपसे ना तो इन्फ्लेशन नाम लिया है ना डिफ्लेशन, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना है। नहीं, दोनों एक्सप्लेन करना होगा। अगर वो खुद बोलते कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा तो आप सिर्फ इन्फ्लेशन का लिखते, अगर वो डिफ्लेशन का पूछते तो आप डिफ्लेशन का लिखते, बट अब यहाँ पे आपको दोनों का एक्सप्लेन करना है। लिख दोगे दूसरे के लिए अपोजिट ही लिखना होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? आप जैसे लिख रहे हो कि बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो बाइंग की वजह से क्या होता है? अगर आप ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करते हो, बाय करने का मतलब है कि आप जनरल पब्लिक को बेसिकली जनरल पब्लिक से सिक्योरिटीज ले रहे हो। कैपिटल मार्केट से आप खुद पैसा क्या कर रहे हो? खुद उनकी सिक्योरिटीज को खरीद रहे हो और उन्हें पैसा दे रहे हो ना। बाइंग का मतलब तो यही हुआ कि आप खरीद रहे हो तो उनका पैसा दोगे। आप पब्लिक की जेब में पैसा कौन सी सिचुएशन में डालते हो? डिफ्लेशन में। तो बेसिकली बाइंग यूज होता है डिफ्लेशन में और वहीं पे सेलिंग इन्फ्लेशन में, कि हम बेचेंगे ताकि उनका पैसा हमारे हाथ में आ जाए। चलो, एक तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इससे किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है कि भाई अगर हम सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा? जो पब्लिक का पैसा है वो हमारे हाथ में आना शुरू होगा, जिससे ओवरऑल जो सर्कुलेशन है मनी का इन द इकोनॉमी वो कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर्स है वो कम होंगे और अल्टीमेटली उससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और उसी का अपोजिट आप किस में लिखोगे? बाइंग में। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? चलो मैं आगे, पॉइंट समझ गया ना क्या क्या लिखने हैं? जरूर होने चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स। नेक्स्ट इज डिफाइन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जहां पर कमर्शियल बैंक, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इसी का ही एक और हमारा एक रेपो रेट होता है और एक बैंक रेट होता है। देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखे इसका मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिवर्स रेपो रेट ही पढ़ना है। आपको इसके सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं और ऑलमोस्ट सब में सेम बातें लिखनी है। बस यहीं पे है बाइंग और सेलिंग वाला काम। अदरवाइज जो मैं जितने आपको बताऊंगी सब में बिल्कुल सेम चीज है, चाहे रेपो रेट है, बैंक रेट है, CRR है, SLR है, सब में सेम चीज लिखनी होती है। ठीक है, तो रेपो रेट का मतलब क्या हुआ? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेता है शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। बैंक रेट भी सेम वही होता है जहां पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेता है बट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। CRR हमारी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज RBI के पास रखवाना पड़ता है हर कमर्शियल बैंक को, वो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशो।
SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हमारी डिपॉजिट का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। SLR अपने पास रखी जाती है, CRR सेंट्रल बैंक के पास रखी जाती है। डेफिनेशन दोनों की सेम है बिल्कुल कि वो टोटल डिपॉजिट का होता है, ठीक है। पर यहां पे लिक्विड एसेट्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? तो यहां पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये ऑफर करता है कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप अपनी सरप्लस मनी हमारे पास डिपॉजिट करो, हम उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखो कि दो सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये सारे रेट इंक्रीज होने चाहिए या डिक्रीज? इंक्रीज। तो आपने कॉमन एक्सप्लेनेशन याद करनी है और सब में लिखनी है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे ये सारे रेट इंक्रीज होंगे और डिफ्लेशन के टाइम पे सारे रेट डिक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आरबीआई रेट को इंक्रीज करेगा, कमर्शियल बैंक की फर्दर लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं सीआरआर और एसएलआर की बात करूं, अगर ये रेट बढ़ जाएंगे तो डिपॉजिट का ज्यादा पोर्शन एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम बचेंगे ना। जब पैसे कम बचेंगे तो उससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे वो पब्लिक को कम डेट दे पाएंगे। पब्लिक को कम डेट देंगे तो उससे ओवरऑल जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन अपने आप करेक्ट हो जाएगी। सुनिए एक्सप्लेनेशन क्या बोली मैंने, पॉइंट्स देख लिए क्या क्या लिखने हैं। अब यही चीज में अगर रेपो रेट, बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट की बात करूं, तो अगर इन रेट्स को अगर इंक्रीज किया गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को, देखो अगर बैंक रेट और रेपो रेट की बात करूं तो रेट बढ़ जाने की वजह से कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से पैसा लेना महंगा पड़ेगा, पैसा लेना महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आगे जनरल पब्लिक के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा। अब जब जनरल पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक से लोन लेना महंगा होगा तो वो आगे फर्दर लोन नहीं लिया करेंगे, बहुत लिमिटेड चीजों के लिए ही लोन लेना वो स्टार्ट करेंगे। फिर से वही बात कि जनरल पब्लिक के हाथों में फिर पैसा कम आएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक को फायदा हो रहा है सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखवाने के लिए, तो वो पब्लिक को लोन कम बांटेगा और सेंट्रल बैंक के पास पैसा ज्यादा जमा कराएगा। ठीक है, सबकी एक्सप्लेनेशन सुन ली। इसी का अपोजिट आपको डिफ्लेशन में लिखना है। तो यहीं पे इन दो क्वेश्चन से ही बेसिकली आपने पता है कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला। ये जरूर करना है आपको, क्योंकि उसके इतने सारे पॉइंट है कि कोई ना कोई एक पॉइंट हर साल 3 से 4 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है, सेंट्रल बैंक का रोल ही है, उसके फंक्शन ही है, बट दो अदर कैटेगरी के हैं। जैसे कि पहला है गवर्नमेंट एजेंट सुपरवाइजर, या इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, कि एक सेंट्रल बैंक अपनी गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक कैसे ऑपरेट करता है। तो भाई एज एन एजेंट वो क्या करता है? एज एन एजेंट एक सेंट्रल बैंक अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या क्या करता है? कैश रिजर्व्स तो वो बैंक के लिए करता है, गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? एज एन एजेंट वो पब्लिक डेट मैनेज करता है, उनकी रिसीट्स और उनके पेमेंट्स, यानी कि जो भी उनको पेमेंट्स करनी होती है या कहीं से उनका पैसा आना होता है, उन सब चीजों को भी मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग को भी वो मैनेज करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर की तरफ, अच्छा एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह भी वो काम करते हैं कि कभी भी अगर गवर्नमेंट को भी कोई एडवाइस चाहिए तो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, तो आरबीआई उनको उन सब चीजों के लिए भी एडवाइस करता है। ठीक है, तो उनके पब्लिक डेट को मेंटेन करना, उनकी रिसीट्स और पेमेंट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट के करंट अकाउंट को बेसिकली मेंटेन करना, गवर्नमेंट बोरोइंग्स को मेंटेन करना, और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनको फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर सजेशंस देना, अपनी कंसल्टेंसी सर्विस देना। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से एज अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी कि आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए किस तरीके से काम करता है, तो यहां भी उसके कुछ 3 रोल निकल कर आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और यस क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये 3 तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए काम करता है। जैसे कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो वही आपका
सीआरआर मेंटेन की जाती है इनके साथ, वो आपके रिजर्व्स को संभाल के रखते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो एट द एंड आपका आरबीआई आपके बिल्स को डिस्काउंट वगैरह करके आपको पैसा दे देता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, यानी कि कमर्शियल बैंक्स आपस में भी अपने क्लेम्स को सेटल कर सकते हैं, ये अलाउड किया है उसने, ठीक है। और एज अ सुपरवाइजर वो अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प करता है, वो कहीं ना कहीं आपको रेगुलेट करने का काम भी करता है कि भाई आपको किस तरीके से लाइसेंस बांटने हैं, क्या और भी जो मैटर्स हैं फाइनेंशियल मैटर्स, उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो हर तरीके से आपके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी है वो, और एज अ फ्रेंड भी आप कह सकते हो कि आपकी वो मदद कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक का टॉपिक पूरा आरबीआई बेस्ड था, मतलब सेंट्रल बैंक बेस्ड। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आया है वो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब कि हमारे कमर्शियल बैंक की वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो डिपॉजिट्स की हेल्प से पूरी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, उसे क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। जिसको आपने किससे सीखा है? 1/LRR, जिसको मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि मल्टीप्लायर और एलआरआर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात आपको लिखनी है कि सपोज करो कि आपने अपनी एलआरआर फिलहाल 20% रखी है, ठीक है। तो आप बताएंगे कितने टाइम्स आप क्रेडिट क्रिएट कर लेंगे? अगर मैं 20% करूं तो ऊपर जाएगा 100, आप यहां कह रहे हो 5 टाइम्स। सपोज करो मेरी इनिशियल डिपॉजिट 1000 थी, तो मेरे 1000 कितने में कन्वर्ट हुए? 5000 में। अब मैं कह रही हूं कि एलआरआर सपोज करो 50% है, या चलो 40% कह दिया मैंने, 40% है एलआरआर। तो अब इस केस में 1/40% वही 100 ऊपर जाएगा, 50 कर लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में आएगा। एलआरआर यहाँ पे 50% है, ठीक है। 50% का मतलब क्या हुआ? 1/50, 100 ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 टाइम्स। अब मेरी इनिशियल डिपॉजिट 1000 थी, कितना हुआ? सिर्फ 2000 ना। मतलब जैसे मैंने एलआरआर को इंक्रीज किया वैसे ही मेरा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो फॉल हो गया। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड एलआरआर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ ले, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 6 नंबर में आने के लायक भी है, 4 में भी है और 1 में भी है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर तरीके का क्वेश्चन बन सकता है हर मार्किंग के लिए, ठीक है। अब उन्होंने आपसे आगे क्या पूछा? आगे पूछा what role does it play in determining the credit creation power of banking system? Use a numerical illustration to explain. मतलब पूरा आपको प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन लिखना है, जिसमें आपको प्रॉपर एक टेबल बनाते हैं ना हम लोग, वो बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लिया है, आप थोड़ी सी कम डिजिट भी ले सकते हो, 100 रुपए ले लो, 1000 ले लोगे सही रहेगा। वही एलआरआर कुछ भी आपने अज्यूम कर लिया, जैसे 20%, तो कुछ आपको रिजर्व रखना है, बाकी आपको लोन दे देना है, और फिर इस फॉर्मूले का यूज करके बता देना कितना टाइम्स क्रिएट हुआ। पर प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना है अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पर 6 से 7 साल के क्वेश्चंस लिए हैं, और 6 से 7 साल में रिपीटेडली घूम फिर के यही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। ये जैसे मैंने कहा, एक में ओपन मार्केट ऑपरेशन पूछ लिया, तो एक में रेपो रेट पूछ लिया, तो कभी बैंक रेट पूछ लिया, कभी सुपरवाइजर ये वाला बैंकर टू द गवर्नमेंट आ गया, तो कभी बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने अलग अलग तरीके से पूछा है, बट क्वेश्चंस यही रिवॉल्व हुए हैं। उसके अलावा कभी एक आधा क्वेश्चन अगर चेंज हुआ है तो वो है फंक्शन ऑफ मनी, बट वो ज्यादा मार्किंग में नहीं आया है, या तो एमसीक्यू में देखने को मिला है, और अगर मेन में भी देखने को मिला तो वो पार्ट में देखने को मिला है मुझे, ठीक है। हाँ, स्टोर वैल्यू वाला, हाँ। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हैं। तो बस ये क्वेश्चंस अगर आपने मनी एंड बैंकिंग में प्रिपेयर कर लिए तो 6 मार्क्स पक्के, ठीक है।